इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद में इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वह है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बारे में यदि बात करें तो किसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी? तो पहला तो देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे, उससे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट नहीं है। चलिए, तो फंक्शनल एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रोड्यूस करता है, फूड बनाता है, उसे उसकी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, एक तो टाइम और दूसरा एरिया, पर्टिकुलर एरिया। प्रोडक्टिविटी की जो यूनिट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है और इन यूनिट की हेल्प से आप डेफिनेशन को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। वेट की फॉर्म में, वजन की फॉर्म में यदि बात करें प्रोडक्टिविटी की यूनिट, वो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हो सकता है कि एरिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो वहाँ ग्राम के बाद में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो किलोग्राम में हो सकता है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो सकता है, या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट हो सकते हैं। देखिए डेफिनेशन इससे क्या बनेगी, एक साल के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में जो प्रोडक्शन होता है उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरा एनर्जी की फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में जो पैदा हुआ बायोमास, उसको यदि आप जलाएं और जलाने पर जो एनर्जी मिलेगी किलो कैलोरी में, उसको मेजर कर दें, वही है एनर्जी की फॉर्म में प्रोडक्टिविटी। टाइम टू टाइम प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की अलग हो सकती है, टाइम टू टाइम, और एरिया टू एरिया भी प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि टाइम टू टाइम अलग हो सकती है। जनवरी, दिसंबर और जनवरी में अलग प्रोडक्टिविटी, जुलाई अगस्त में अलग प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा एरिया टू एरिया प्रोडक्टिविटी हो सकती है अलग, वो एरिया कोस्टल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, या वो हिली एरिया है। इन सब में एरिया टू एरिया प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। प्रोडक्टिविटी को क्लासिफाई किया है, प्रोडक्टिविटी कई तरह की होती है, उसको आपको समझना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, ध्यान से देखें, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स लेवल पर होती है। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स, हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स, ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो जो प्रोड्यूसर लेवल मतलब उन पर डिपेंड करती है या उनकी होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आप कह सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको प्रोड्यूसर लेवल पर कहा है। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स लेवल पर होती है। अब कंज्यूमर में तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कार्निवोर्स भी होते हैं। क्या सभी के लेवल पर होती है? बिल्कुल नहीं, केवल और केवल प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, या मैं कह सकता हूं कि हर्बीवोर्स के लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इस पर बात करेंगे डिटेल में, पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर लेवल पर होती है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तीनों को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाएंगे हम और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सब बात समझ में आ जाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं।
यहां पर ये एक ट्री है, इसके पास अच्छा खासा रूट सिस्टम है जिससे वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, शूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स। इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इस प्लांट ने फूड बनाया। हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली है समझाने के लिए कि इसने टोटल फूड बनाया 500। तो ये जो टोटल फूड बनाया 500, इसको कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस इनकम कहते हैं ना, टोटल जो कमाई होती है, इसलिए इसकी टोटल ये प्रोडक्शन है। इसने जो टोटल फूड बनाया है 500, ये इसका जीपीपी है। अब जरा सोचिए, प्लांट ने फूड बनाया 500, अब ये आगे भी लगातार काम करता रहे तो इसको जरूरत किसकी पड़ती है? एनर्जी की। और एनर्जी के लिए किसको बर्न करना पड़ेगा? फूड को, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो जो इसने बनाया है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट ये रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा। 500 बनाया टोटल तो जीपीपी कहलाया, और 10 फूड इसने यूज किया रेस्पिरेशन में तो R10 फूड इसने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, जिससे कि एनर्जी मिली। और उस एनर्जी का इस्तेमाल, एटीपीज का इस्तेमाल इसने ढेर सारी सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज किया, जिससे कि वो आगे भी काम कर सके। तो अब मुझे बताइए, टोटल फूड बनाया 500, जीपीपी था 10, इसने खर्च कर लिया रेस्पिरेशन में, कितना बचा? तो आप कहिए सर 500 माइनस 10, तो 500 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 490 तो बचेगा। 490 जब बचा तो इस 490 का ये क्या करेगा? 490 का ये क्या करेगा? 490 इसके पास नेट प्रोडक्शन है जिसका इसको जरूरत नहीं है। तो जो टोटल फूड बनाया उसमें से जो खर्च निकालने के बाद में, रेस्पिरेशन यूज करने के बाद में जो बचता है 490, उससे वो अपना रूट सिस्टम बनाता है, शूट सिस्टम बनाएगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आप कहेंगे यार सर 50-50 क्या है? ये 490 से 50-50 के रूप में, फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हैं, आप 50-50 सो हो गया, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 490 हो गया टोटल। सो 490 जो एनपीपी कहते हैं उसे, तो एनपीपी से बॉडी क्या बनाते हैं? प्लांट्स अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। रूट जो बना है वो भी एनपीपी से बना है, शूट जो बना है वो भी एनपीपी से बना है, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट्स, एवरीथिंग जो भी प्लांट के पास है वो बना है इस 490 से। और इस 490 को हम बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी का डेफिनेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन में खर्च काटने के बाद में, रेस्पिरेशन में जो यूज हुआ है फूड, उसको यदि हटा दे तो जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और वो प्लांट के काम का नहीं होता। काम का मतलब क्या? प्लांट उसे रेस्पिरेशन में यूज नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं कि एनपीपी जो है वो अवेलेबल है। अब जरा सोचिए कि ये हर्बीवोर्स है, ये जो छुटंगा सा हर्बीवोर्स दिख रहा है, ये आया और इसने इसके इस पोर्शन को खाया, लीव्स को, तो वो किसको खाएगा? तो आप कहेंगे सर वो तो 50 को खाएगा। और 50 किसका पार्ट है? एनपीपी का। तो जब भी किसी प्लांट्स को कोई हर्बीवोर्स कंज्यूम करे या आप कंज्यूम करें तो हम उस प्लांट का एनपीपी कंज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई डेफिनेशन ऑफ एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स इज नोन एज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हर्बीवोर्स के लिए जो अवेलेबल बायोमास होता है, सड़क पर चलते हुए मैंगो ट्री दिखाई दिया आपको, आपने देखा मैंगो ट्री, मैंगो का सीजन है, आपने मैंगो तोड़ लिया। मैंगो तोड़ कर जब आप मैंगो खा रहे हैं तो आप उस प्लांट का एनपीपी खा रहे हैं। आपने रेडिश को या कैरेट को आप रूटेड किया, अब आप उसको चॉप करके खा रहे हैं, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? एनपीपी। चाहे प्लांट की रूट्स को कंज्यूम करो, स्टेम को कंज्यूम करो, लीव्स को कंज्यूम करो, फ्रूट्स को, फ्लावर को, सीड को,
किसी को भी कंज्यूम करो आप उसका एनपीपी खाएंगे, क्योंकि उन्हीं को अंदर एनपीपी वो रखता है। सो एनपीपी इज अवेलेबल बायोमास फॉर हर्बीवोर्स। तो बिल्कुल सिंपल हाइपोथेटिकल यहाँ पर वैल्यू लेकर आपको समझाया है। टोटल जो फूड बनाया 500 जीपीपी, 10 जो है फूड उसने यूज कर लिया रेस्पिरेशन में, बचा कितना 490 पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए अवेलेबल बायोमास एनपीपी कहते हैं। अब हर्बीवोर्स आया, सपोज करिए हर्बीवोर्स ने आकर क्या किया, उसने इस 50 को खा लिया, इस 50 को उसने कंज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल। तो 50 तो किसके पास चला गया, हर्बीवोर्स के पास। प्लांट के पास कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 490 माइनस 50 कर दो, तो 490 में से यदि 50 चला जाएगा तो 440 बच जाएगा। तो जो 440 बचेगा उसे कहते हैं एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड कहते हैं। तो इसलिए देखिए इनके फॉर्मूले कितने इजी हैं। जीपीपी इक्वल टू होता है एनपीपी प्लस आर, एनपीपी प्लस आर, और एनपीपी होता है एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, और एनसीपी होता है, एनसीपी जो है वो है एनपीपी माइनस एचआर। एचआर है हेट्रोट्रोफिक रेस्पिरेशन। हेट्रोट्रोफिक रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं, हर्बीवोर्स रेस्पिरेशन इसलिए नहीं बोला जाता कि जो 50 इसके बॉडी में जाएगा, इस पूरे 50 का रेस्पिरेशन अकेला हर्बीवोर्स नहीं करेगा, उसको कुछ का रेस्पिरेशन करेगा, कुछ को अपनी बॉडी में बना देगा फ्लैश, फिर उसके बाद में उसको फॉक्स खा लेगी, यदि रैबिट है तो फॉक्स भी उसका कुछ का रेस्पिरेशन करेगी, कुछ अपनी बॉडी में लगा लेगी, फिर उसके बाद में उसको टाइगर खा लेगा तो टाइगर उसका रेस्पिरेशन करेगा। तो जो हर्बीवोर्स प्लांट से फूड लेते हैं उसका रेस्पिरेशन अकेले हर्बीवोर्स लेवल पर नहीं, कंज्यूमर कार्निवोर्स के डिफरेंट लेवल पर भी उसका रेस्पिरेशन होता है। इसलिए एचआर मतलब हेट्रोट्रोफिक रेस्पिरेशन। सो एनपीपी माइनस एचआर करके जो बचेगा, अब जरा सोचिए यदि मैं बोलूं आपसे कि एनपीपी इजकल टू एचआर, तो इसका मतलब ये हर्बीवोर्स पूरे को खा गया कंप्लीट, तो उस टाइम पर एनसीपी क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एनसीपी आ जाएगा 0। जितना हर्बीवोर्स ज्यादा खाने वाला होगा उतना ही एनसीपी डाउन चला जाता है, एनुअल यील्ड कम हो जाती है। बिल्कुल सिंपल, तीनों को फिर से समझें, देखें बिल्कुल इजीली। एक किसी प्लांट ने जो टोटल फूड बनाता है, टोटल जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी कहते हैं। प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज किया फूड, तो रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद में जो प्लांट के पास बचता है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। और प्लांट से जब हर्बीवोर्स खा लेता है तो हर्बीवोर्स के खाने के बाद में जो प्लांट के पास एनपीपी बचता है उसको हम एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड कहते हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यू से समझाया, टोटल फूड बनाया 500 जीपीपी, 10 चला गया रेस्पिरेशन में, 490 एनपीपी कहलाएगा। उसके बाद में इस हर्बीवोर्स ने 50 खाया तो 490 माइनस 50 बचेगा 440 जो है वह है एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो था ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आ चुका है उस बारे में मैं बात करूंगा, आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप यहां पर समझें कि ये क्वेश्चन आता भी क्यों है। देखिए, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आती है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। लेकिन आपको मैंने इकोसिस्टम में समझाया था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको भी प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूसर इसलिए कहलाते हैं हर्बीवोर्स क्योंकि वो प्लांट को खाकर, प्लांट ऑर्गेनिक मैटर को खाकर वो अपनी बॉडी में फ्लैश तैयार करते हैं और वो फ्लैश
नेक्स्ट जो कार्निवोर्स होते हैं उनको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स, उनके लिए वो सुटेबल फूड बनता है जिसे हम फ्लैश कहते हैं। तो वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। वो बात अलग है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं करते, इसलिए उनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है और उनकी इस प्रोडक्टिविटी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा आप केवल हर्बीवोर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं, फॉक्स को, जैकल को, वुल्फ को, लायन को, टाइगर को नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ अपने लेवल पर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस नहीं करते। फ्लैश का फॉर्मेशन, वो ऐसे नए फ्लैश का फॉर्मेशन नहीं करते। तो बस यही समझे आप, हर्बीवोर्स लेवल पर या कंज्यूमर लेवल पर, जो कि कंज्यूमर कौन, हर्बीवोर्स लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे रैबिट है, गोट है, डियर है, और डियर लेवल पर, बफेलो लेवल पर। यही वजह है कि यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, सुनिए, कि एक ग्रासलैंड के अंदर रैबिट ग्रास को खा रहा है और रैबिट ने ग्रास को खाने पर अपने लेवल पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया, इसको आप कौन सी प्रोडक्टिविटी कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? आपके दिमाग में आएगा रैबिट की बात कर रहा है, गोट की बात करे, चाहे डियर की बात करे, ये तो कंज्यूमर है। और कंज्यूमर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ये नहीं, ये होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चाहे वो रैबिट कहे ग्रासलैंड में, चाहे वो डियर कहे, जब भी कभी कोई हर्बीवोर्स या कंज्यूमर लेवल पर प्रोडक्टिविटी की बात करेगा तो उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कंज्यूमर लेवल पर ऑर्गेनिक मैटर का जो सिंथेसाइज किया जाता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन और लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, खास डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। आपकी एनसीईआरटी में बताया है प्रोडक्टिविटी वाले पोर्शन में कि एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है, पूरा का पूरा जो अर्थ है, उस पर टोटल जो एनुअल एनपीपी N1 पूरे साल की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एस्टिमेट किया इकोलॉजिस्ट ने, और वो निकली लगभग 170 बिलियन टन। तो पहला काम तो ये करना है बेटा, आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है 100% बिल्कुल सही, और क्वेश्चन आने की पूरे चांस भी है ऐसे कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज, आप बताएंगे 170 बिलियन टन। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन आपने रट ली, याद कर ली, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और इंफॉर्मेशन दी है जो याद रखनी, एनुअल एनपीपी ऑफ ओशियन इज, पूरे जो ओशियन है, अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, इंडियन हो, इन सब की जो प्रोडक्टिविटी है पूरे साल की, एनुअल एनपीपी, एवरेज एनुअल एनपीपी, वो है 55 बिलियन टन। चलिए आपको ओशियन की भी प्रोडक्टिविटी एनपीपी याद रखना है, 55 बिलियन टन। अब देखिए तीसरा काम आप खुद से कर सकते हैं, वो क्या कि एनुअल एनपीपी ऑफ टेरेस्ट्रियल, भाई पूरे बायोस्फीयर की दे दी, वाटर बॉडी की दे दी, तो बायोस्फीयर में से वाटर बॉडी की माइनस कर दो तो जो निकलेगी वो टेरेस्ट्रियल की आ जाएगी, लैंड की। तो आपने कहा टू एनुअल एनपीपी ऑफ टेरेस्ट्रियल इज 115 बिलियन टन, 170 माइनस 55 तो आ जाएगा 115 बिलियन टन। अब ये ऐसा करते ही आपके दिमाग में 100% क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कैसे? आपकी एनसीईआरटी ने ये बात बोली है, देखिए कैसे। यदि मैं पूरी अर्थ का आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं, ज्योग्राफिकल आइडिया, वो क्या कि पूरी जो अर्थ है हमारी, पूरी जो अर्थ है उस पर लैंड और वाटर कितना है। लैंड और वाटर का यदि बात करें तो लगभग 70% एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। पूरी अर्थ के ऊपर 70% एरिया में वाटर है, ओशियंस हैं, और 30% एरिया में लैंड आती है। मतलब जिस पर आप रहते हैं ना लैंड पर, वो पूरे अर्थ पर 70% है, बस 30% है। 30% लैंड और 70% क्या है, वाटर बॉडी है। अब 70% कितना बड़ा एरिया वाटर ने ऑक्यूपाई किया है,
प्रोडक्टिविटी कितनी है 55 बिलियन टन, 30% है लैंड और प्रोडक्टिविटी क्या है जस्ट डबल 15 बिलियन टन। एरिया बहुत ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी कम, एरिया कम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है आपसे कि वाटर का एरिया इतना ज़्यादा और प्रोडक्टिविटी इतनी कम, इस कम प्रोडक्टिव ओशियन के अंदर इतनी कम प्रोडक्टिविटी की वजह क्या है। डिस्कस विद योर टीचर, बोला है कि भाई अपने टीचर से डिस्कस करो। चलिए डिस्कस करते हैं। ओशियन इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम, और लैंड पार्ट कम 30% पर है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। ओशियन में प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे वजह क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए लैंड के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट सब मिल रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक और खास एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वह है नाइट्रोजन। लैंड पर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर यदि बात करें तो बहुत अच्छा परसेंटेज 78%, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में पहुंचाने का काम करते हैं सॉइल में बैठा माइक्रोबियल फ्लोरा, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पकड़ के सॉइल में डालते रहते हैं और लैंड पर प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन प्रॉपर मिलता रहता है, इसलिए लैंड पर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी है। तो अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, सर ओशियन में क्या ये माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं होता है, फ्लोरा फोना नहीं होता है? देखिए इन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को यदि आप ये कहें कि भाई आप लैंड पर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल में पड़े, आप ओशियन में नहीं रह सकते क्या? तो आपसे कहेंगे कि हम सेलाइन वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए ओशियन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। अब जरा सोचिए यदि नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन तो एंजाइम बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का हिस्सा होता है और प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेंगे, तो कुल मिला के प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। सो कलेक्टिवली यदि मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ अपनी स्टेटमेंट को, ओशियन के अंदर सब कुछ अवेलेबल है लेकिन नाइट्रोजन की कमी की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन कम रहता है। देखिए जब सब कुछ अवेलेबल हो और एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से कोई प्रोसीजर, कोई पाथवे धीमा पड़ जाए या कम हो जाए, वो बन जाता है लिमिटिंग फैक्टर। सो वी कैन से नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन ओशियन, दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन इज वेरी लो कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है। तो मैंने आपको बता दिया कि ओशियन में नाइट्रोजन की कमी की वजह क्या है, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं सरवाइव कर पाते, सॉइल में अच्छे खासे होते हैं। अब दूसरा है लेक। लेक में फॉस्फोरस लिमिटिंग फैक्टर होती है। देखिए लेक के अंदर यदि प्रोडक्टिविटी की कमी है तो वहां पर वजह है फॉस्फोरस। लेक के अंदर फॉस्फोरस की भारी कमी होती है। ओशियन में फॉस्फोरस की कमी नहीं होती। ओशियन में तो रिवर जो पहाड़ों से आती है अपने साथ ढेर सारा फॉस्फोरस विदर करके लेकर आ जाती है, लेकिन लेक के अंदर फॉस्फोरस की कमी होती है। तो ओशियन में नाइट्रोजन एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर, लेक के अंदर फॉस्फोरस एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर। तो ये वैल्यूज याद रखनी है और इसके पीछे जो वजह है वह भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। अब चलिए कुछ एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल में प्रोडक्टिविटी देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलती है। टेरेस्ट्रियल लैंड पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ मिलेगी? जहां पर सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। उन डेंस फॉरेस्ट को कहते क्या है? जहां पर बारिश बहुत बढ़िया होती है, जहां पर पूरे साल भर कोई सीजनल चेंजेस नहीं होते। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रखते हैं टेरेस्ट्रियल पर, जबकि मिनिमम प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, जैसलमेर, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और टुंड्रा। टुंड्रा वो ठंडे कोल्ड डेजर्ट है,
देखिए दोनों जगह एक्सट्रीम कंडीशन है, इसलिए वहां पर सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट होता है। गिनती की स्पीसीज मिलती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी लिस्ट होती है, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, चाहे वो डेजर्ट और टुंड्रा यहां पर लिखा है। एक्वेटिक में सबसे ज्यादा पानी के अंदर कोरल रीव्स। कोरल रीव्स क्या होती है? कोरल रीव्स होती हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, कोरल पॉलिप कहते हैं। उनका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉडी होती है ये ओशन में लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैच होते रहते हैं। मरने के बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है सिलेंट्रेट्स की, तो इनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होते होते पानी के अंदर होलो टाइप का एक बहुत बड़ा कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का माउंटेन बन जाता है। अब जरा सोचिए, पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का अंदर से होलो एक माउंटेन बन गया है, तो कितनी बेहतर जगह रहेगी एक्वेटिक एनिमल्स के रहने के लिए, सुरक्षित कि पानी तो अंदर आ जाएगा लेकिन प्रीडेटर अंदर आ नहीं पाएंगे। इसे दुनिया भर की सबसे ज्यादा जो एक्वेटिक स्पीसीज मिलती हैं वो कोरल रीव्स में मिलती है। कोरल रीव्स इन्हें कहते हैं। बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, कई बार ये आइलैंड की फॉर्म ले लेती है। कोरल आइलैंड कहते हैं उनको, मालदीव कोरल आइलैंड है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कोरल रीव्स है, जो कि अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वह है द ग्रेट बैरियर रीव्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर द ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड ही बना हुआ है और कंजर्व किया हुआ है, और इसको एक इकोसिस्टम कहते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। मिनिमम कहाँ होगी एक्वेटिक में? डीप लेक, भाई लाइट भी नहीं है, गहराई में चले गए, अंधकार है बिल्कुल डार्क, और फॉस्फोरस की भी कमी है। ओशियन, नाइट्रोजन की कमी है। तो डीप लेक एंड ओशियन में मिनिमम प्रोडक्टिविटी, कोरल रीव्स में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अच्छा, यदि दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए जाएं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीव्स, ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, तो याद रहे, कंफ्यूज ना हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल रीव्स को पछाड़ दें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल रीफ से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है। वो तो एक्वेटिक में कोरल से सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों यदि आ जाए तो टेरेस्ट्रियल पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही बाजी मार जाएगा। एग्रो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, क्योंकि किसान टाइम से इरिगेशन करता है, टाइम से फर्टिलाइजर, टाइम से पेस्टिसाइड डालता है। लेकिन फिर भी एग्रो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम ही होती है। एग्रो इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको किस क्रॉप के अंदर मिलेगी? मैं आपको दो क्रॉप देता हूं, इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। इन दो में भी आपको एक सिलेक्ट करनी है। देखिए, ढेर सारी किसान क्रॉप लगाता है, इनमें से दो ऐसी क्रॉप हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप मानी जाती है एग्रो इकोसिस्टम में। वह है राइस एंड शुगर केन। राइस जो धान होता है और शुगर केन जो गन्ना है, इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। और यदि इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़े तो इन दोनों में सबसे ज्यादा मिलेगी शुगर केन। शुगर केन को जानते हैं आप, भारी भरकम पैदा होता है। शुगर केन हाईली प्रोडक्टिव एग्रो इकोसिस्टम है, और इसके पीछे फिजियोलॉजी बैकअप भी है, मतलब फिजियोलॉजिकल रीजन भी है। वो क्या है? बिकॉज sugarcane is a C4 crop. C4 crop and rice is a C3 crop. C4 crop are more productive than C3 crop. तो ध्यान रखेंगे, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्रो इकोसिस्टम भी बता दिया है, मैक्सिमम मिनिमम जो है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक जो है इकोसिस्टम भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ध्यान रखें आप। अब इसके बाद में हमारा जो है पिरामिड से ही पहले की बात थी, वहां पर एक बॉक्स के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, बॉक्स के अंदर सम स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोटिक कम्युनिटी फैक्टर्स के दिए थे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कहीं आप सोचेंगे उसको स्किप कर दिया है सर ने, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दिए हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन किसे कहते हैं? नाम को ध्यान से सुने, न्यूट्रिएंट मिनरल्स, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन का अपोजिट है। न्यूट्रिएंट्स का रुक जाना किसे कहते हैं? इमोबिलाइजेशन मतलब रुक जाना है। देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डॉम पर फीड करता है।
ये रहा बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड कर रहा है, ठीक है। अब फीड करते हुए ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे ये खुद यूज करते हैं प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल्स में तोड़ते हैं। हम बात डिटेल में करेंगे जब मैं आपको डीकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस आप ध्यान रखें कि बैक्टीरिया एंड फंजाई जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक या जिसको कहते हैं मिनरल्स में तोड़ता है। तो सिंपल को तो ये यूज कर लेते हैं खुद रेस्पिरेशन में, और इनऑर्गेनिक को जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं उनको ये रिलीज कर देते हैं सॉइल में। सॉइल में रिलीज कर देंगे तो कौन यूज करेगा, प्लांट्स, तभी तो मिनरल साइक्लिंग हो पाती है। अब जरा सोचिए कुछ माइक्रोब्स ऐसे ग्रीडी हो जाएं, जैसा ये लालची दिख रहा है, वो जब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स को और साथ में इनऑर्गेनिक तोड़े, तो मिनरल्स को कहां फ्री करना था, सॉइल में प्लांट्स के लिए। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे लालची होते हैं कि वो अपनी बॉडी में बायोमास में मिनरल्स को ट्रैप कर लेते हैं। मिनरल्स को अपने बायोमास में ट्रैप करके वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, और उन न्यूट्रिएंट्स की जो बायोमास में ट्रैप हुए हैं, किसके, माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया फंजाई के, उनकी जो साइक्लिंग है वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। इसी को हम न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। मैंने ये क्यों कहा कि कुछ समय के लिए रुक जाती है, वो इसलिए जब इसकी डेथ होगी, इसके मेंबर इसको डाइजेस्ट करेंगे तो इसकी बॉडी से इनऑर्गेनिक को वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कुछ समय के लिए न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन ये हुआ कि बैक्टीरिया एंड फंजाई अपने बायोमास में कुछ न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को अपने बायोमास में ट्रैप करके उसकी मोबिलिटी को रोक देते हैं। इसी को हम न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया वेल के बारे में दिया। वेल जानते हैं आप, अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल है, मैमल्स होता है। वेल के बारे में जानने की कोशिश की कि वेल कौन सा कंज्यूमर है। जब वेल जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को भी कंज्यूम कर लेती है और जू प्लैंक्टन को भी करती है। ध्यान रखें, ये बात आपको इंपॉर्टेंट फूड चेन के थ्रू ही समझ सकते थे, वैसे इसको यहाँ पर समझें। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा कंज्यूमर लेवल पर रहता हो तो उसका सबसे ऊपर वाला कंज्यूमर लेवल कंसीडर किया जाता है। मतलब सपोज करिए मैं प्राइमरी कंज्यूमर भी हूं और मैं सेकेंडरी भी कंज्यूमर भी हूं, तो फाइनली यदि मुझसे पूछे भाई एक बताओ, तो मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर मुझे बताया जाएगा। क्योंकि आपने प्राइमरी बता दिया तो आप सेकेंडरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप सेकेंडरी बताएंगे तो प्राइमरी फिर भी एक्सप्लेन हो सकता है। इसलिए ह्यूमन को टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, जबकि ह्यूमन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों पर आ जाता है, तो टॉप कंज्यूमर का है। अब देखिए वेल जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स भी खाती है, तो क्या कहलाई, प्राइमरी कंज्यूमर। वेल जू प्लैंक्टन्स भी खाती है, मेन फूड जू प्लैंक्टन ही है उसका, तो क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसलिए इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। वेल सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि वो जू प्लैंक्टन्स को, क्रिल्स को, प्रॉन्स, ये जो होते हैं इनको खाती है। अब देखिए ये जो वेल है, इस वेल के साथ एक तरीके से नेचर ने नाइंसाफी से की है। क्या, वेल इस अर्थ की, प्लेनेट की सबसे बड़ी एनिमल है, और इसका फूड इतने बड़े साइज का है। जरा सोचिए, खाने वाला इतने बड़े साइज का और फूड नेचर ने बनाया छोटा, तो खाना कितना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका बॉडी साइज बहुत बड़ा हो, उनका फूड का साइज बहुत छोटा हो, उनके लिए एक खास चीज दी है। वो क्या, उनको खाने का यूनिक तरीका दिया है। वेल कैसे खाती है मैं आपको समझाता हूं। पानी है, पानी के अंदर एक जगह ढेर सारे जू प्लैंक्टन्स पड़े हैं, ढेर सारे छोटे छोटे। अब एक एक को जाकर तो उठाएगी नहीं, इतनी बड़ी है, तो क्या करती है, पानी में ही अपने माउथ को खोलेगी और पूरे पानी को एक साथ अपने अंदर ले जाएगी। अब जू प्लैंक्टन सोचते होंगे कि अभी तो लाइट लग रही थी और अभी डार्क कैसे हो गया। अब परमानेंट डार्क आने वाला है उनके सामने, क्योंकि वो सब वेल के माउथ के अंदर चले गए। अब वेल के माउथ के अंदर जब गए तो साथ में ढेर सारा पानी भी गया। अब पानी को पी नहीं सकते क्योंकि सलाइन वाटर है, तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब पानी को बाहर भेजना है और फूड को अंदर रोकना है, मतलब फूड को फिल्टर करना है।
फिल्टर करना है तो क्या करती है, उस व्हेल के माउथ में कार्टिलेजिनस टिश्यू होते हैं जिन्हें कहते हैं बलीन, और वो बलीन कोम की तरह होते हैं, कंघे की तरह होते हैं, ऐसे बंद हो जाएंगे जब पानी अंदर गया, और उसके बाद में अंदर से प्रेशर लगाएगी व्हेल पानी को बाहर भेजने का, और इन बलीन से इतने गैप होते हैं इन बलीन के बीच में कि पानी तो बाहर चला जाता है, लेकिन अंदर की साइड में सारा का सारा जो फूड है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अपने फूड को कैसे पकड़ा इसने, फिल्टर किया और उसके बाद में उसको इंजेस्ट कर लिया। इसको कहते हैं फिल्टर फीडिंग मेथड। व्हेल फिल्टर फीडिंग मेथड करती है, पानी सहित फूड को अंदर ले लेती है, फिर फूड को बाहर भेजकर अपने फूड को पानी सहित फूड को अंदर ले लेती है, फिर पानी को बाहर भेजकर अपने फूड को फिल्टर कर लेती है, छान लेती है। इसको कहते हैं फिल्टर फीडिंग मेथड, जो कि व्हेल करती है। तो ध्यान रखें, बड़ा यूनिक है इसका मेथड जो है फिल्टर करने का। याद रखिए माउथ से ही पानी बाहर जाता है, ऊपर से नहीं जाता, कहीं ऊपर से सोच रहे हो, माउथ से ही पानी बाहर भेजा जाता है। कुछ बर्ड्स भी करती हैं ऐसा, एक्वेटिक जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, ज़ूप्लैंक्टन की तलाश में सीधे मुंह बीक को ले जाती है, पानी सहित ज़ूप्लैंक्टन को उठा लेती है, फिर अपनी बीक को बंद करके रखती है, पानी नीचे निकल जाता है। क्या है, फिल्टर फीडिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट पैरासाइट्स। प्लांट पैरासाइट जैसे एफिड, लार्क इंसेक्ट, आपने पढ़ा है, रेड कॉटन बग, इन्हें आप कौन सा कंज्यूमर कहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी? आप कहेंगे प्लांट पैरासाइट है, प्लांट पर, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, और जो उसके ऊपर होगा प्राइमरी कंज्यूमर। सो प्लांट पैरासाइट्स याद रखें प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है एनिमल पैरासाइट्स। एनिमल पैरासाइट्स जो एनिमल पर रहते हैं, जैसे टीनिया, टेपवॉर्म, एस्केरिस, एंटमीबा हिस्टोलेटिका, प्लाज्मोडियम। अब ये किस पर रहते हैं, ये रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी पर। जनरली आपको ये प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी पर मिलेंगे, तो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे इनको, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो याद रखें प्लांट पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर्स, एनिमल पैरासाइट सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आता है। आपको वो एग्जाम्पल की हेल्प से पूछ सकता है, ध्यान रखें, ऐसे पूछेगा नहीं प्लांट पैरासाइट। आपको प्लांट पैरासाइट कौन से होते हैं, एफिड होता है, लार्क इंसेक्ट होता है, रेड कॉटन बग होता है, एनिमल पैरासाइट कौन से होते हैं, ये सब आपको याद भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब इसके बाद में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट पर फीड करते हैं। इनके बारे में सुनिए। देखिए ये बड़ी गलत फहमी होती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट केवल इंसेक्ट ही खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट प्राइमरली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, उनके पास पिगमेंट सिस्टम होता है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। सो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको खाना शुरू करते हैं, और उनकी बॉडी से अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। सो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इंसेक्ट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इसका मतलब कौन से कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बोथ इनके लिए आंसर जाता है, याद रखें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर प्लस दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर बोथ, ध्यान रखें। ओमनिवोर्स जो ऑलराउंडर हो, जैसे आप ओमनिवोर्स हो सकते हैं, आप जो है पनीर भी खाते हैं, चीज भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, और मौका मिलने पर मटन और चिकन भी खा लेता है, तो आप हुए ओमनिवोर्स। मतलब जो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो, हर्बीवोर्स भी हो और कार्निवोर्स भी हो, उसको कहते हैं ओमनिवोर्स। इसके एग्जाम्पल है कॉकरोच। आप जानते हैं कॉकरोच, कॉकरोच जो है रोटी भी खाते हैं, और कॉकरोच अपने मेंबर को भी खा जाता है, अपने मेंबर्स को, कैनिबल होता है। क्रो भी रोटी खाते हैं और चूहों को भी खा लेते हैं। कॉकरोच एंड क्रो ओमनिवोर्स है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं। ह्यूमन, हम भी ओमनिवोर्स है। पीकॉक ओमनिवोर्स है, सीड भी खाता है और स्नेक भी खाता है। तो याद रखें ओमनिवोर्स में ये दो एग्जाम्पल तो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैन ईटिंग कर्ड, यदि कोई व्यक्ति कर्ड खा रहा है, आप कर्ड खा रहे हैं, तो आपका कंज्यूमर लेवल याद रखें सेकेंडरी कंज्यूमर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कर्ड जो है, कर्ड या मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट,
कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, चाहे वो मिल्क हो, कर्ड हो, चीज़ हो, पनीर हो, योगर्ट हो, यदि आप उस पर कंज्यूम करते हैं तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जब प्रोडक्ट खाते हैं तो आप डेट्राइटस फूड चेन DFC का हिस्सा होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है डेड मटेरियल, कर्ड या मिल्क, और उसमें फीड कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है प्राइमरी कंज्यूमर। और जब आप कर्ड खाते हैं तो आपके हिसाब से कर्ड खाना है, इकोलॉजी कहती है कि आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आप प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर पर आते हैं। तो याद रखें, मैन ईटिंग कर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर जाएगा। आप जब कर्ड खाते हैं तो आप DFC फूड चेन का हिस्सा होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग प्राइमरी कंज्यूमर है। जो ठेलों पर मिलते हैं ना, ये व्हाइट कलर के जो एग्स होते हैं, इनको बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। याद रखें, ये केवल मुर्गी का केवल गैमीट होता है, एग होता है, उसमें मेल गैमीट नहीं है अंदर, इसलिए उस व्हाइट वाले एग को ले जाओ। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको कितना भी इंक्यूबेट कर लो, उससे चूजा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। इसे अनफर्टिलाइज्ड जब आप एग खाते हैं तो आप डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा होते हैं, और तब आप प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, आप डेड मटेरियल खा रहे हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, देखे होंगे आपने, जो डार्क कलर के होते हैं, जिन्हें देसी अंडा कहते हैं, उनमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों होते हैं अंदर, वो फर्टिलाइज्ड एग है, वो एक्चुअली एक लाइफ है। जब आप उसे खाते हैं तब आप प्रीडेटरी फूड चेन का पार्ट होते हैं, और तब आप सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को खाना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप चिकन को खा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर भी चूजा बन सकता है कि उसमें दोनों गैमीट्स प्रेजेंट है। तो याद रखें, जो व्हाइट नॉर्मल है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसे खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फर्टिलाइज्ड एग जो डार्क कलर का होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर आप कहलाएंगे। अबायोटिक फैक्टर्स लाइक CO2, वाटर जो है, सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, डीकम्पोजर्स जिन्हें माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये तीनों इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। इन तीनों में से कोई भी यदि एब्सेंट हो जाए तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग तुरंत रुक जाएगी और इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जबकि मैक्रो कंज्यूमर जिसमें हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स आते हैं, दे आर नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स। यदि वो इकोसिस्टम में ना हो तो तब भी एनर्जी फ्लो भी हो जाएगा और मिनरल साइक्लिंग भी चल जाएगी। तो याद रखना है, मैक्रो कंज्यूमर, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, दीज आर नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स। फंक्शनल एस्पेक्ट, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी के बाद में शुरू करने जा रहे हैं अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब आप कहेंगे सर अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से पहले तो अभी फंक्शनल एस्पेक्ट में दो बचे हुए हैं। अभी हमने एनर्जी फ्लो पढ़ा, प्रोडक्टिविटी पढ़ा, इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल बचा है और डिकम्पोजिशन बचा है। बिल्कुल, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड डिकम्पोजिशन हम अबायोटिक फैक्टर को डिस्कस करने के बाद में पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड डिकम्पोजिशन, तो उन्हें बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपना अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अबायोटिक फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, चार अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है। उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लाइट के बारे में। तो लाइट एक बड़ा खास अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आप जानते हैं। देखिए, लाइट को लक्स मीटर या फोटोमीटर की हेल्प से मेज़र किया जाता है। अब लाइट की यदि बात करें तो लाइट के अंदर सबसे पहले जो टर्म है जो समझने वाली है वह है सोलर कांस्टेंट। व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखनी है कि सोलर कांस्टेंट 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम 3 जगह लेते हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान।
तीनों में पर्टिकुलर एरिया के अंदर 3 टीम को बनाकर भेजा और कहा कि भाई जून के महीने में दोपहर में अपने को एक पर्टिकुलर एरिया में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में पड़ने वाली जो लाइट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर आएगी? बिल्कुल सही, राजस्थान। उससे कम उत्तर प्रदेश और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये कह रहा है कि जो सोलर कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट सेम होती है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आनी चाहिए। तो जो आपने मेजर किया और जो ये है, इनमें दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि सोलर कांस्टेंट अर्थ के सरफेस पर नहीं कैलकुलेट किया जाता, बल्कि अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो है देखिए इस तरीके से समझिए, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, तो इसलिए कहते हैं कि बिफोर एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर यदि आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह लें तो वहां पर पड़ने वाली लाइट की जो एनर्जी है वो बिल्कुल बराबर रहेगी, चाहे वो एरिया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ऊपर हो, चाहे वो राजस्थान के ऊपर हो। ये सोलर कांस्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि अर्थ के ऊपर लाइट बराबर अमाउंट में प्रोजेक्ट की जाती है, लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जम्मू एंड कश्मीर में कम, उत्तर प्रदेश में मीडियम, राजस्थान में ज़्यादा, ये ढेर सारे सरफेस पर ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से लाइट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये सब हाइट पर है, प्लेन में है, शेडेड एरिया में, तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर नहीं, बिफोर एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर जो कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है सोलर कांस्टेंट। देखिए अब नेक्स्ट समझिए, देखिए सन से जो लाइट आती है, सनलाइट जिसे हम कहते हैं, हमें जो दिखती है वो एक तरह की सनलाइट जो एनर्जी है, लेकिन इसके अलावा ढेर सारी और रेज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीथल हैं, डेंजरस है। कुल मिला के सन से निकलने वाली जो लाइट होती है, रेज जो होती है, वो डिफरेंट टाइप की रेज मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब आप वही ISR समझने जा रहे हैं कि सन से जो आने वाली रेज हैं वो आखिरकार होती कौन कौन सी हैं। जो आपको दिखाई देती हैं जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो उनमें से एक तरह का एक टाइप है। तो देखिए सन से आने वाली जो टोटल लाइट होती है, सोलर स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है याद रखें, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वॉयलेट से लेकर रेड की होती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। इसके अलावा यदि इसके ऊपर जाए तो इंफ्रारेड, जानते हैं आप, यदि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इसलिए ऊपर की ओर जाने पर वीक रेज आती हैं। इंफ्रारेड रेज काफ़ी कमज़ोर रेज मानी जाती है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। माइक्रोवेव और भी कमज़ोर है, जबकि इसके नीचे की ओर चले तो 400 नैनोमीटर ये वॉयलेट से नीचे जाएंगे अल्ट्रा वॉयलेट, फिर अल्ट्रा वॉयलेट, फिर अल्ट्रा वॉयलेट, 3 तरह की अल्ट्रा वॉयलेट ABC। अब इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं आप कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज 3 तरह की है, तो तीनों में विच वन इज मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट हार्मफुल। तो आप देख सकते हैं अल्ट्रा वॉयलेट ए वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, बी और कम एनर्जी और ज़्यादा, और सी की तो सबसे कम वेवलेंथ है अल्ट्रा वॉयलेट में, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा। सो इन तीनों में सबसे डेंजरस अल्ट्रा वॉयलेट सी है, लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट सी एटमॉस्फेयर के द्वारा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए हमारे अर्थ सरफेस में ये नहीं आ पाती। यूवीसी के बाद में एक्स रेज और डेंजरस, गामा रेज मोस्ट डेंजरस, कॉस्मिक रेज और भी खतरनाक है।
तो ये जो यूवीसी, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज हैं, ये एटमॉस्फेयर हमारा इन्हें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और सरफेस पर इनको आने नहीं देता, क्योंकि यदि ये सरफेस पर आ गई फिर यही रहेंगी यहाँ पर, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन होती है, ये डीएनए को डैमेज कर देंगी और कोई भी लिविंग सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यूवीबी जो कि खतरनाक है और म्यूटाजन है, इसको एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो नेचर ने ओजोन लेयर को दिया है, लेकिन हमारे पोल्यूशन फैलाने की वजह से, पॉल्यूटेंट्स रिलीज करने की वजह से ओजोन लेयर एंटार्क्टिका में ब्रेक हो गई है, तो इसलिए यूवीबी अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। यूवीए अर्थ पर आती है मई और जून के महीने में, इंटेंस जब समर होती है तब यूवीए का एक्सपोजर हमें मिलता है। यूवीए म्यूटाजन नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये डीएनए को डैमेज कर सके, लेकिन आपकी स्किन को और आपकी आईज को ये नुकसान कर सकती है। स्किन में जो है टैनिंग हो जाती है, आप देखते हैं काली पड़ जाती है, आईज में जलन हो जाती है, वो यूवीए की वजह से गर्मियों के टाइम में हो जाती है। तो यदि ए बी सी में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन तीनों में कौन खतरनाक है? आंसर जाएगा यूवीबी, क्योंकि सी अर्थ सरफेस पर आती ही नहीं है, तो लिविंग के लिए किस तरह की खतरनाक? हाँ, तीनों यूवी में पूछा जाए कि मोस्ट डेंजरस कौन सी है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, एनर्जी किसके पास ज्यादा है, तो उसका आंसर है यूवी सी। तो याद रखें, यूवी बी जो है सरफेस पर आती है, म्यूटेशन करती है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम करती है, डीएनए डैमेज करती है, स्नो ब्लाइंडनेस कर देती है। अब बात करें हम, ये जो विग्योर है, प्लांट्स पूरे एंटायर स्पेक्ट्रम में से मात्र 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का ही यूज करते हैं फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। कहते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसको पार कहा जाता है शॉर्ट में। और यही है जो आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से दिखाई देती हैं चीजें, इसलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। विजिबल स्पेक्ट्रम भी इसको कहते हैं। देखिए, अब बात करें तो टोटल क्या है आईएसआर, और 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर क्या है पर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या इसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। चलिए, अब इसके बाद में एक छोटा सा जो है टर्म दिया है आपके मॉड्यूल में, एल्बिडो वैल्यू किसे कहते हैं? देखिए, एल्बिडो वैल्यू किसे कहते हैं? किसी सरफेस की एबिलिटी होती है कि वो इनकमिंग रेडिएशन को कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट आउट द इनकमिंग रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो वैल्यू। जो फ्रेश स्नो होती है, ताजा पड़ी जो बर्फ होती है, उसकी 80% होती है। 80% फ्रेश स्नो जो होती है वो 80% इनकमिंग रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। कितनी स्ट्रॉन्ग एल्बिडो वैल्यू है। फ्रेश स्नो में आप जाएंगे, वहां आपकी आंख नहीं खुल पाएगी यदि वहां पर लाइट आ जाए, इसलिए वहां पर गॉगल्स का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। 20 to 30% सैंड की होती है, डेजर्ट में सैंड भी रिफ्लेक्ट करती है एल्बिडो वैल्यू, और फॉरेस्ट की भी 5 to 10% होती है एल्बिडो वैल्यू। पेड़ भी इनकमिंग रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, अर्थ के ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वह है सन। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। लेकिन जितने भी इकोसिस्टम है, एंटायर अर्थ के ऊपर मिलने वाले इकोसिस्टम के लिए सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट वन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम समुद्र की गहराई में, ओशियन की गहराई में है, जहां पर परपेचुअली डार्क एरिया होता है, और वो इकोसिस्टम अर्थ के ऊपर जो सेलेस्टियल सोर्स है, सन मतलब सेलेस्टियल, प्लेनेटरी सिस्टम जो है स्टार, इसको जानते ही नहीं कि एनर्जी का सोर्स सन है। तो वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है, या उस इकोसिस्टम का नाम क्या है? तो सुनिए, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऐसा इकोसिस्टम है जो
सन को जानता ही नहीं है कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पर लाइट पहुंच ही नहीं पाती। सो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो एनर्जी का सोर्स है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल, और इनका यूज करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को वहां पर क्रिल्स एक्वेटिक एनिमल कंज्यूम करते हैं। तो अपने आप में एक इकोसिस्टम है डीप सी में, जिसे बोलते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वहां से गर्म पानी निकलता रहता है और H2S निकलती रहती है, जिसको वो ऑक्सीडाइज करके फूड बनाते हैं। याद रखना है आपको, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहां केमिकल होता है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ISR जो है, टोटल जो ISR देखा आपने, हमने इसको थोड़ा डिवाइड किया। देखिए जो टोटल ISR है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इसमें आपको क्या लगता है कितना परसेंट होगा? लगभग 50%, क्योंकि ये और ये आता है 50% से ज्यादा। तो इसलिए ISR जो है 100%, उसमें से 50% और लेस देन 50% कंसिडर किया जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार, और 50% और मोर देन 50% कंसिडर किया जाता है जो यूज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, जिसमें UVA, B, C, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्स-रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। अब ये जो 50% और लेस देन पार है, जब ये प्लांट पर पहुंचने की कोशिश करता है तो 90 to 98% ऐसा है जो रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स नुकसान कर दिया क्लाउड्स ने, एब्जॉर्ब्ड बाय मॉइस्चर ने एब्जॉर्ब कर लिया, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल है उन्होंने स्कैटर्ड कर दिया, रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स ने भी रिफ्लेक्टेड, देखिए जिनके काम की है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कितना बड़ा जो है परसेंटेज डैमेज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, एब्जॉर्ब्ड बाय मॉइस्चर, स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स, रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स। मात्र 2 to 10% पार का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। 90 to 98% यहाँ हुआ तो कितना बचा? 2 to 10% पार का। ये पार का तब है जब 100% माना है पार को। हम ISR का निकालना चाहें तो पार ISR का कितना है? 50%। तो ISR का कितना हो जाएगा? इसका आधा 1 to 5%। 3 तरह के क्वेश्चन यहां फ्रेम होते हैं, तीनों को सुने ध्यान से। पहला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें कि टोटल ISR में कितना परसेंट पार होता है। आंसर जाएगा 50% और लेस देन 50%। फिर आता है कि पार का कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, 2 to 10%। और फिर आएगा ISR का कितना परसेंट यूज होता है फूड बनाने में, तो आएगा 1 to 5%। 1 to 5% फूड बनाने में यूज होता है। देखिए यही तो खास वजह है। क्या है ये खास वजह? कि ISR का 1 to 5 मतलब टोटल जो लाइट आती है उसका 1 to 5% फूड बनाने में यूज होता है। अब इकोलॉजी वालों ने कहा कि भाई 1 to 5% में तो कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू ली क्या? 1%। 1% का फूड बनाने में यूज होता है। प्लांट को जो टोटल लाइट दी जाती है 100%, उनमें से 1% यूज होती है फूड बनाने में। यही वजह थी कि एनर्जी के पिरामिड में मैंने आपको कहा था कि जब टोटल इनकमिंग रेडिएशन को ट्रॉफिक लेवल में एंटर कराएं तो कितनी कराएं? 1%। वो यहीं से एक्सप्लेन होता है। और देखिए मात्र इस 1% से आपकी प्लेट में फूड आ रहा है, मेरी प्लेट में फूड आ रहा है, जंगल के अंदर कार्निवोर्स को फूड मिल रहा है, पानी में रहने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को फूड मिल रहा है। ओनली 1% लाइट इनकमिंग रेडिएशन सस्टेन द एंटायर बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर पर रहने वाले, वेदर दे आर हर्बीवोर्स और दे आर कार्निवोर्स, उन सब के लिए फूड मात्र 1% से आ रहा है। इतनी सारी लाइट उससे 1% से ही काम चल जाता है। यही तो वजह है कि प्लांट फिजियो के आपके टॉपिक में लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में
लाइट इज नॉट अ जनरली लिमिटिंग फैक्टर। लाइट प्लांट्स के लिए जनरली लिमिटिंग फैक्टर होती ही नहीं है, क्योंकि लाइट की तो 1% से ही काम चल जाता है। लाइट हर एक प्लांट्स के लिए सरप्लस है, बस केवल क्लाउडी इन्वायरमेंट हो जाए तो तब लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, या डीप में चले जाए तब हो सकती है। सो जनरली लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ओनली 1% लाइट सस्टेन द एंटायर बायोस्फीयर। और आपको याद रखना 1% एंटर ही होती है ट्रॉफिक लेवल के अंदर लाइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, खास है, आपको यहां पर इसको ध्यान रखना है।